तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स इकोनॉमी के जो नेशनल न्यूज में रहा हो या इंटरनेशनल न्यूज में रहा हो, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज है डेट 26 जून। तो दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक, तो मैंने भी देख लिया। उसमें ऐसी कोई इंडियन इकोनॉमी की ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसको हमको जानना आवश्यक हो। तो ये तो कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना कुछ वीडियो बनाया जाए। तो हम बात करेंगे आज दोस्तों एनपीएस वर्सेज ओपीएस का। ये लेटेस्ट में इस साल का ही नहीं, लगभग पिछले एक साल से सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला न्यूज़ है। इससे ज़्यादा क्या चर्चाओं में रही, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने चुनाव हरवा दिया। जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम है बीजेपी से, जयराम ठाकुर, इनका कहना है, अभी इनका स्टेटमेंट था कि हम ओपीएस की वजह से चुनाव हारे। हम चुनाव क्यों हारे, बीजेपी चुनाव क्यों हारी हिमाचल प्रदेश में, ओपीएस की वजह से हारी। हमने जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ओपीएस का वादा किया एम्प्लॉय को, इसलिए हम चुनाव में हारे। तो ऐसी न्यूज़ जो चुनाव में हार रही हो, और आज की डेट में अगर बीजेपी किसी से डर रही है, भारतीय जनता पार्टी किसी से डर रही है, तो ये इसी एनपीएस और ओपीएस के विवाद से डर रही है। उनको डर है कि हमारा वोट बैंक का लॉस होएगा, वोट बैंक का लॉस होगा बहुत भारी लेवल पर। और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसा क्या मुद्दा है जो ये एनपीएस वर्सेज ओपीएस का जो चक्कर है। ओपीएस क्या था, ओपीएस क्या है, क्यों इसको हटा के एनपीएस लेके आए, अब क्यों वापस गवर्नमेंट इसको हटा के वापस से ओपीएस की तरफ शिफ्ट कर रही है दोस्तों। तो आज हम इसको पूरा बारीकी से एक एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक है ओपीएस। ओपीएस रिप्रेजेंट करता है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस की फुल फॉर्म है ओल्ड पेंशन स्कीम, और एनपीएस की फुल फॉर्म होता है दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम। नहीं होती, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम, कई लोग इसको न्यू पेंशन स्कीम भी कह देते हैं, हालांकि वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हम इसको सही ही बोले, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्या इसकी आवश्यकता के ऊपर। देखो, कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अन्य भी एम्प्लॉय हो सकता है। एनपीएस तो दोस्तों प्राइवेट एम्प्लॉय पे भी लागू होती है, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सपोज को 25 साल की उम्र में ये जॉब लगा, ठीक है। अब ये 60 साल तक काम किया लगभग, मोटा मोटी पूरे इंडिया में जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल है, बीच में कभी 62 कर देते हैं, लेकिन एवरेज 60 ईयर ही रिटायरमेंट एज है। रिटायर्ड हो गया, तो अब इसके बाद जो रिटायरमेंट में इसका बुढ़ापा कैसे कटेगा। जो एजेड पर्सन है, 60 साल के बाद का है, इसका ये बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो ये बुढ़ापे को काटने के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन सिस्टम लागू कर रखा था पुराने जमाने से ही। ये अभी से कोई नया सिस्टम नहीं था जो ओपीएस कहते हैं, ये एक्चुअली ब्रिटिश काल से सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिश काल में भी आप जानते हो आईसीएस सेवाएं सब होती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब होते थे उस जमाने में भी। तो उस जमाने से एक पेंशन सिस्टम चल रहा था जिसको कहते थे ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम कह दिया इसको। इस स्कीम में क्या होता था ओपीएस में, जैसे ये कर्मचारी ने 25 से 60 साल तक क्या किया, जॉब करी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करी, अब रिटायर्ड हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, इसका कैसे इसका खर्चा चलेगा। तो दोस्तों यही आता था कंसेप्ट पेंशन का, जिसको ओपीएस कह दिया बाद में, लेकिन हालांकि ओपीएस कोई नाम नहीं था। इसको बेसिकली कहते हैं डिफाइंड पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता था, जब ये रिटायरमेंट हुआ सब उसको 60 साल की उम्र में, तो इस टाइम इसकी क्या सैलरी थी। जब कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुआ तब उस जमाने में क्या सैलरी थी, उसका 50% इसको पेंशन मिलती थी। सपोज करो कोई कर्मचारी मोटा मोटी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुआ, तब इसकी सैलरी 80,000 रुपये महीना थी। तो अब इसको क्या करेंगे, 40,000 रुपये पर माह गवर्नमेंट सैलरी देगी, 40,000 रुपये प्रति माह। साथ में हर साल इसमें पेंशन में डीए जुड़ जाएगा, महंगाई भत्ता हर साल जुड़ेगा, ताकि महंगाई से उसका लॉस नहीं हो। फिर कर्मचारी के बाद में उसको स्पाउस को भी मिलता है। मान लो किसी को जो एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो गई 70 साल की उम्र में, तो उसके बाद उसकी पति पत्नी को भी ये सैलरी मिलती थी। इसमें ओपीएस में सारा फंड कौन करता था, गवर्नमेंट अफोर्ड करती थी। कर्मचारी की तरफ से कुछ भी नहीं था, एम्प्लॉय की तरफ से कुछ भी नहीं कटौती की जाती थी। सारा जो खर्चा होता था वो गवर्नमेंट अफोर्ड करती थी। रिटायरमेंट का 50% लगभग उसको जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा है तब तक उसको सैलरी मिलेगी। उसकी मौत के बाद भी उसकी स्पाउस को पेंशन मिलेगी। ये ओपीएस सिस्टम था। लेकिन अब इसका सिस्टम का तो बताओ, एम्प्लॉय के मजा है कि नुकसान है। तो एम्प्लॉय के मजा है,
कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, नौकरी करिए अपनी और ज़िंदगी भर जब तक जिंदा हो तब तक सेल उसको पेंशन मिलेगी। तो एम्प्लॉय के तो इसमें क्या था, मज़ा था। लेकिन गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट का मैं कहूँ खजाना के लिए ये चिंताजनक था। क्यों? एक आदमी जो 60 साल की उम्र रिटायर हो गया, अब कुछ भी काम नहीं कर रहा, न वो कोई गवर्नमेंट के काम कर रहा, लेकिन उसको घर बैठे 50% सैलरी देनी पड़ती है, साथ में वो पुराने नए कर्मचारियों को पेंशन वो वेतन देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट का जो अधिकांश खर्चा है ना, बजट का अधिकांश खर्चा वो पेंशन में इनमें कट गया, पेंशन वेतन में जाने लग गया। तो ऐसी स्थिति है ना, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आज की डेट में आप सबको पता होगा कि भारत में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा कर्ज माते हैं, डेट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कोई पैसे की कोई वो सरप्लस राशि नहीं है गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट तो हमेशा डेफिसिट में चल रही है, घाटे में चल रही है। और ये घाटों में से भी अधिकांश पैसा कहाँ चल गया? अधिकांश पैसा तो जो पुराना लोन लिया उसके ब्याज में, कर्मचारियों की पेंशन में, सैलरी में, इसके बाद कोई और जो सब्सिडी वगैरह देते हैं इसमें चल गया। तो बताओ, जब अधिकांश पैसा इन्हीं में चल गया तो डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा बचेगा क्या? डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा क्या? डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। नया रोड, नई सड़क, नया बंदरगाह, नई बिल्डिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। और सरकार पर ये बोझ डे बाई डे बढ़ ही रहा है पेंशन का। अभी आज तो कुछ लोग काम करने, अगले साल नए लोग आए तो उनको भी पेंशन देनी। इस प्रकार से क्या होता है, हर साल डे बाई डे गवर्नमेंट पर पेंशन का, वेतन का पर बोझ बढ़ता रहता है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इस पर 2002 से 2002-3 के आसपास और 2004 तक काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ कि किसी प्रकार से इस सिस्टम को दूर करना चाहिए। तो फिर क्या लेके आओ, तो कि एक नया सिस्टम लेके आओ जिसको कह दिया गया एनपीएस। हालांकि कुछ लोग इसको न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि गलत है, नेशनल पेमेंट सिस्टम है सही शब्द। तो सर इसमें सिस्टम में क्या है? तो ये एनपीएस में क्या था, बेसिकली 2004 से इसको लागू किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया लागू, केंद्र सरकार ने भी लागू करी और राज्य सरकार ने भी लागू किया। राज्य सरकार ने अपनी खुशी से ज्वाइन करी है, कोई किसी का दबाव नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट सोवरेन होती है, मालिक है, उसको कोई केंद्र सरकार दबाव नहीं डाल सकती। लेकिन जितने भी राज्य थे सब ने इसको एनपीएस को अपनी स्वेच्छा से खुशी से लागू किया। केवल एक राज्य था वेस्ट बंगाल, इंडिया में केवल वेस्ट बंगाल ने इस एनपीएस सिस्टम को लागू नहीं किया। बाकी सब राज्य सरकारों ने अपने स्वेच्छा से एनपीएस सिस्टम को लागू किया अपने अपने राज्यों में। अब इसमें क्या होता था, इसमें दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, जैसे कि इसमें गवर्नमेंट होती है, साथ में प्राइवेट सेक्टर मान टाटा के यहाँ, रिलायंस के यहाँ काम कर रहा है, तो वो भी तो होगा ना एम्प्लॉयर। एक होगा एम्प्लॉय। इसमें देखो सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय भी कवर थे, मतलब चाहे तो प्राइवेट सेक्टर भी इसको लागू कर सकता था। तो गवर्नमेंट, तो इसमें एम्प्लॉयर का क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी है, सपोज करो कुछ सैलरी है, तो उस सैलरी का 10% पैसा कटेगा, ठीक है। हर माह जो जितने उसको एम्प्लॉय की सैलरी मिल रही है, सपोज करो उसको 50,000 सैलरी मिल रही है, तो उसका 10% कटेगा 5,000 रुपये। और इसी सैलरी का 14% गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयर अपने जेब से देगा। नहीं समझे बात को? देखो समझिए, जो एम्प्लॉय की सैलरी है, सपोज कुछ 40,000 सैलरी है, तो उसका 10% तो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा और उसका सैलरी का 14% गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी। तो कुल मिला के कितना राशि होगी बताओ? ये कुल मिला के राशि होगी ये 24%, मतलब कर्मचारी की सैलरी का 24% पर मंथ कटेगा, ठीक है। ये सैलरी थी, इसका जो एम्प्लॉई है जॉब कर रहा है, जैसे कि जो नए कर्मचारी कोई पटवारी लगा तो वो टीचर लगा, तो उसका 10% उसकी सैलरी से कटेगा। और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो स्टेट गवर्नमेंट 14% अपने जेब से देगी। ये दोनों मिलके कहाँ जाएंगे? ये दोनों मिलके बनेगा एक फंड 24%। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, कई लोग जॉब करते होंगे, तो एक नंबर होता है प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो इस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में ये पैसा डिपॉजिट होगा। इस पैसे को मैनेजमेंट करता है बेसिकली एक संस्था होती है भारत सरकार की, पीएफआरडीए, प्रोविडेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंडर में एक संस्था बनी हुई है एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट। ये एनपीएस ट्रस्ट के पास ये पैसा जाएगा 20%। अब इस 24% पैसे को हर महीने जमा होकर कटेगा, साल भर कटेगा, ये 35 साल तक, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो तब तक करता जाएगा। और ये पैसा है ना, फिर इसको क्या करेगा एनपीएस ट्रस्ट, इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट।
शेयर मार्केट में भी कर सकता है, डेट मार्केट में भी कर सकता है, पेंशन फंड और कहीं भी लगा सकता है। मतलब ये ओवरऑल जो शेयर मार्केट में या बाजार में इसको निवेश करेगा और फिर इससे कुछ रिटर्न मिलेगा। आप समझिए बात को। हर महीने देखो 24% कट रहा है और ये निवेश हो रहा है शेयर मार्केट में, या शेयर मार्केट में या डेट मार्केट में भी निवेश हो सकता है। उसका एक अलग लिमिट होती है भाई कितना पैसा कहाँ का निवेश होगा। 100 में से 25% शेयर में निवेश होगा, 25 म्यूचुअल फंड में होगा, 25 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होगा, ऐसे उसको मापदंड दे रखा। तो इसको G-Sec वगैरह में इसको निवेश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हर महीने पैसा करता जाएगा और ये फंड में पैसा जुड़ता जाएगा और लास्ट में समझ करो ऐसा जुड़ता जुड़ता ये फंड बना 60 साल के रिटायरमेंट के टाइम तक। सपोज करो 1 करोड़ रुपए का फंड बन गया, तो इसमें से क्या होगा 60% तो आप कैश दे देंगे उस टाइम, लमसम अमाउंट 60% तो आप रिटायरमेंट के टाइम निकाल सकते हो। सपोज 60 लाख रुपए बचा, 40% 40 लाख रुपए इसका लेना पड़ेगा एन्युटी प्लान। क्या लेना पड़ेगा? एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान का 1 मिनट कंसेप्ट समझ लो। एन्युटी प्लान क्या होता है? रिलायंस ये LIC वगैरह भी एन्युटी प्लान ऑफर करती है। एन्युटी प्लान का मतलब कुछ भी नहीं है। सपोज करो आपने आज 40 लाख आज कुछ पैसा लगाया, 20 लाख रुपए लगाया, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? हर माह पैसा मिलेगा, हर मंथ आपको पैसा मिलेगा। ये EMI का उल्टा है, हर महीने EMI जमा करनी पड़ती है। अभी आज लोन लिया 10 लाख रुपए, अब हर महीने क्या करना पड़ेगा? EMI चुकानी पड़ेगी। ऐसा उल्टा है, आज है ना पैसा दो एक तरह से LIC को, वो हर महीने आपको क्या करेगा? पैसा मिलेगा। तो ये जो 1 करोड़ का फंड बना, 60% लाख तो आपने क्या किया? लमसम ले लिया। वो 40 लाख रुपए है ना, 40 लाख रुपए का आपने एन्युटी प्लान ले लिया। उससे क्या करेगा? आपको पर मंथ पेंशन मिलेगी। इस एन्युटी प्लान से पेंशन मिलेगी। अब मुझे बताओ, इसमें OPS में या NPS में, एक तरफ में लिख दूं OPS, एक तरफ में लिख दूं NPS, तो अब एम्प्लॉय को मजा कहाँ है? एम्प्लॉय को मजा कहाँ है बताओ? एम्प्लॉय को मजा OPS में। क्यों? एक तो यहाँ को एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना, एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं कटौती करना। सारा पैसा कौन देगा? सारा पैसा गवर्नमेंट देगी। सारा पैसा गवर्नमेंट देगी अपने बजट से, अपनी जेब से पैसा सारा पेंशन का वहाँ पे देगी। यहाँ पर क्या होगा? एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 10% सैलरी का पर माह कटाना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। और गवर्नमेंट भी देगी, लेकिन गवर्नमेंट केवल 14% देगी और हर माह देगी। उसमें तो क्या होता है? उसमें हर माह नहीं कटता, उसमें जैसे रिटायरमेंट होगा एक साथ जेब से देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसमें पेंशन फिक्स होती है। पेंशन कितनी होती है? फिक्स होती है। कैसे? इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिफाइंड कहते हैं। पेंशन फिक्स कैसे होती है भाई? जितने भी रिटायरमेंट हुआ उसका 50% सैलरी उसको मिलनी है हर साल, और हर महीने क्या होगा? हर साल DAP जो बढ़ेगा उसको लाभ मिलेगा। यहाँ पर पेंशन फिक्स नहीं है भाई। फिक्स है क्या? जो यहाँ पर फंड बना, सपोज करो साल भर के लिए 60 साल, ये किस पर डिपेंड करता है? ये मार्केट के रिटर्न पर डिपेंड करता है। मार्केट के रिटर्न पर डिपेंड करेगा। सपोज करो मार्केट की स्थिति खराब होती है, आप लोग जानते हो कई बार शेयर मार्केट डूब जाता है। अभी अडानी का वो विवाद हुआ था कि एक साथ शेयर मार्केट बिल्कुल डिक्रीज हो गया। तो ये क्या करेगा? शेयर मार्केट पर डिपेंड करेगा। अगर शेयर मार्केट मानो बिल्कुल डाउन हो गया तो ये फंड बहुत कम बनेगा। जब ये फंड कम बनेगा तो फंड से जो पेंशन मिलती है वो पेंशन भी कम मिलेगी। तो पेंशन फिक्स ही नहीं है ना, पेंशन ज़्यादा भी मिल सकती है, पेंशन कम भी मिल सकती है। तो पेंशन कोई फिक्स नहीं है। डर की और हमेशा डर बना रहता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले नहीं मिली। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी OPS वर्सेस NPS। अब NPS में बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो रहा है, गवर्नमेंट पर बर्डन कम हो रहा है। जो राजकोष घाटा है वो कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट हर महीने पैसा दे रही है, उसको एक साथ पैसा देने का टेंशन नहीं है। और साथ में एम्प्लॉय भी अपनी जेब से कुछ पैसा मिला रहा है और वो उसका क्या हो रहा है? बाजार में रिटर्न के आधार पर पैसा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का बर्डन बहुत पड़ेगा, गवर्नमेंट का बर्डन बहुत पड़ेगा OPS में। तो इस प्रकार से ये OPS था, ये NPS सिस्टम था, ये ला के गया। अब ये सिस्टम देखो, जो NPS का सिस्टम था ये 2004 से ही चल रहा था। लगभग 1 अप्रैल 2004 से ये लागू किया था। इसके बाद जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन किए उन सबको NPS का लाभ मिल रहा था। अपना प्रान नंबर बनवाओ, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और अपने पैसे कटाओ हर महीने। बाद में जब रिटायरमेंट होगा तब वो जो पैसा बचेगा उससे आपको पेंशन मिलेगी। अगर शेयर मार्केट डाउन हो गया तो कम भी मिल सकती है और ज़्यादा भी मिल सकती है। तो ये क्या रिस्की गेम था, रिस्की गेम है। शेयर मार्केट पर एम्प्लॉय डिपेंड हो गए। कर्मचारी को जो बुढ़ापे का पेंशन होते हैं बहुत साथी होता है, बुढ़ापे में कोई साथी नहीं देता लेकिन पेंशन काम में आती है। वो भी पेंशन अगर शेयर मार्केट के अधीन है। अब आप लोग इतने न्यूज़ में देखते हो, हमेशा रिटायरमेंट आता है शेयर मार्केट का, तो उसमें क्या कहता है
शेयर मार्केट में जो रिटर्न है वो जोखिम के अधीन है, कहते नहीं कहते हैं, खुद ही कह रहे हैं, कहना ही पड़ता है। तो जोखिम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पैसा मिले नहीं मिले, कितना पेंशन मिले, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये चलता रहा। छोटे मोटे लेवल पे कर्मचारी तो इसका विरोध कर ही रहे थे 2004 के बाद से। हालांकि 2004 के बाद सबने इसको ज्वाइन कर लिया, जिनको तो कंपलसरी थी 2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए। तो इसका विरोध चलता रहा, लेकिन ऐसा कुछ खास है गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन फिर आया राजस्थान 2022 के बाद। राजस्थान गवर्नमेंट ने जादूगर तो है ही सही, आजकल जादूगर जो मांगो वो दे रहे हैं। आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये डायलॉग है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ओपीएस को घोषणा कर दी कि वापस से क्या करेंगे, हम एनपीएस से कहाँ जाएंगे, ओपीएस से। और राजस्थान में क्या कर दिया, ओपीएस लागू कर दिया। ओल्ड पेंशन सिस्टम जो पुराना सिस्टम था इसको बंद करो, नेशनल पेमेंट सिस्टम को। और राजस्थान ने क्या कर दिया, ओपीएस सिस्टम लागू कर दिया। अब एक राज्य ने लागू कर दिया तो फिर और राज्य मानेंगे क्या? तो इसके देखा देखे जो अपोजिशन के और दूसरे राज्य थे, ये छत्तीसगढ़, पंजाब, इनमें भी लागू कर दिया। और कर्मचारियों को भी मजा आ गया, तो कर्मचारियों ने भर भर के वोट देंगे, नहीं देंगे? देंगे तो बिल्कुल देंगे। तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, वहाँ भी बड़ा इशू था कि ये ओपीएस का। कांग्रेस ने तो अब जहाँ भी चुनाव हो रहे वहाँ फिक्स कर रखा है कि भाई हम क्या करेंगे, ओपीएस का वादा करेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि जो मोदी लेट से लड़ने का क्या तरीका है, यही तरीका है ओपीएस का वादा करके। तो इन्होंने वादा कर दिया तो कांग्रेस क्या हुआ, कांग्रेस सत्ता में आ गई हिमाचल प्रदेश में। वहाँ के खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं जयराम ठाकुर कि अगर ये ओपीएस का वादा नहीं करती कांग्रेस तो शायद हमारी सरकार गवर्नमेंट बनती है यहाँ पर ठीक है, जो भी रहा। तो ऐसा चलता रहा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें एक इशू और आएगा, वो इशू क्या है, देखो सपोज को 2004 से कोई पर्सन ने एनपीएस ज्वाइन किया, ठीक है, इसका पैसा कटा होगा 10% एम्प्लॉय का, 40% गवर्नमेंट ने मिलाया होगा, ये 20% गया होगा इसके प्राण खाते में। किसके पास है ये पैसा? ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा गया भारत सरकार का जो पीएफआरडी है ना, उसका एनपीएस ट्रस्ट, इसके पास गया। अब इस पैसे को एनपीएस ट्रस्ट को अपनी जेब में रख के तो बैठता नहीं है, ये क्या करता है, मैंने बताया था, इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। सब को इसे इन्वेस्ट कर दिया 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, ठीक है। अब ये इन्होंने एकदम से 2022 में लिया है। अब अचानक से एनपीएस को हटा के क्या कर दिया, ओपीएस लागू कर दिया। जब ओपीएस लागू कर दिया तो ओपीएस में तो 50% मिलना ही है, तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी प्राण की पैसे की? तो फिर ये अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो प्राण में पैसा पड़ाओ ना एम्प्लॉय का, ये हमको दो, क्या करो, हमको ट्रांसफर करो। भाई ये तो पैसा हमारे एम्प्लॉय का है और हमारी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने कटाया, तो गवर्नमेंट एनपीएस क्या कर रहा है? तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मांग रही है, जैसे हमारे राजस्थान से भी अशोक गहलोत जी पैसा मांग रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। भाई एक तो कानून में संभव ही नहीं है। कानून में पैसा का जो संभव था वो रिटायरमेंट के बाद का है, 60 साल के बाद का एन्युटी प्लान वगैरह का प्रोविजन है जो एनपीएस का एक्ट है, उसमें ऐसे बीच बचाव में पैसा लौटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और दूसरा बात, जो ये स्टेट गवर्नमेंट किस आधार पर पैसा मांग रही है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं है, ये पैसा एम्प्लॉय का है। किसका है? एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय के प्राण अकाउंट में जमा है। स्टेट गवर्नमेंट का इसका कोई लेन देन नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया और ये जो पैसा जमा हुआ है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में हुआ है। तो ये तो एम्प्लॉय और एनपीएस ट्रस्ट के बीच की बात है, इसको स्टेट गवर्नमेंट से क्या लेन देन है? स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को लौटाया नहीं जाएगा। अब ये इतनी बड़ी मात्रा में पैसा वहाँ फंसा रहेगा, इधर ओपीएस का वादा कर ही रखा है, तो फिर इसका क्या होगा? इसको लेकर भी अभी लड़ाई चल रही है। कई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाएंगे, ताकि हमको हमारा पैसा वापस लौटाओ। हालांकि यहाँ पे है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं गलत है। कैसे गलत है भाई? ये जो एम्प्लॉय का पैसा गया एनपीएस ट्रस्ट के पास में, ये उसने निवेश कर दिया, उसकी जेब में थोड़ा रखा है, इन्वेस्ट कर दिया। अब ये इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट को 20 साल के लिए किया, तो अब इसको कहाँ से लौटाइए? उसके जेब में थोड़ा रखा है, तो इसको लौटाने में तो अभी इसको सक्षम नहीं है। और साथ में जो एक्ट था वो कहता है कि 60 साल के बाद पैसा मिलेगा, 60 ईयर जब रिटायर्ड होगा तब पैसा मिलेगा। अभी बीच में तो आप लोन ले सकते हो, एनपीएस के अगेंस्ट में लोन वगैरह ले लेते हैं अमाउंट के अगेंस्ट, या कई सारे रीजन होते हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उससे कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एनपीएस में पैसा निकालने का प्रावधान नहीं है। हम सब जानते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सब इस बात को जानता है कि अभी भी ये ओपीएस लागू करने के पहले भी एनपीएस से पैसा निकालने का प्रोविजन नहीं था, तो इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा नहीं दिया जा सकता। यहां तक भी ठीक है। तो अब ऐसा चलता रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चिंता में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चिंता में आ गई। क्यों? वोट बैंक, इनको भी चुनाव लड़ना है, मोदी जी को तो 2024 में वापस सरकार बनानी है। अगर ऐसे ओपीएस का इन्होंने कांग्रेस ने वादा करके वोट अटैक कर लेगी कई जगह पे, तो फिर ये क्या करेंगे? तो इन्होंने भी चिंताओं में आ गए कि
टेंशन में आ गया। अब स्टेट गवर्नमेंट कई सारी राज्य की जो बीजेपी के नेता भी मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर कोई स्टैंड लो हमारा ओपीएस के सिस्टम पर, नहीं तो हमारा क्या होगा, बोर्ड का लॉस होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। क्या बनाई, एक कमेटी बनाई है। ये इस पर क्या करेगी, एनपीएस पर विचार करेगी और एनपीएस को और कर्मचारियों के इंटरेस्ट के लिए कैसा बनाया जाए उस पर ये अपनी रिकमेंडेशन करेगी। बेसिकली ये प्रयास कर रही है कि है ना मिनिमम पेंशन फिक्स हो जाए किसी प्रकार से। मैं आपको बताऊंगा तरीका इसका बीच का। एनपीएस, ओपीएस, ठीक है। ओपीएस में क्या होगा, 60 साल में कर्मचारी की सैलरी थी उसका 50% पेंशन मिलेगी, हर महीने मिलेगी। और जो डीए हर साल डीए बढ़ता है कर्मचारी को, डीए बढ़ता जाएगा। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है, एम्प्लॉय देगा 10%, गवर्नमेंट देगी 14%, दोनों मिलकर बढ़ेंगे 20%। ये निवेश होगा, एक फंड बनेगा, इस फंड से पैसा मिलेगा। अब फंड में कितना पैसा मिलेगा ये मार्केट के आधार पर है। मार्केट के आधार पर उस टाइम मार्केट की क्या स्थिति है तो उसके आधार पर पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट एक मध्यम मार्ग ढूंढ रही है इसमें। क्या ढूंढ रही है, भारत सरकार एक मध्यम मार्ग ढूंढ रही है। कैसे कि भाई एनपीएस चलता रहे, क्या करें, एनपीएस चलता रहे। और एनपीएस में क्या हो रहा है, मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाए, मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाए। अभी कैसे मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाए, गवर्नमेंट इस पर प्रयास कर रही है। ये कैसे होगा, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज करो ओपीएस है, इसको 80,000 लास्ट पेमेंट थी। अब इसको पेंशन कितनी मिलेगी, मोटा मोटी मान लो 14,000 पर मंथ इसको पेंशन मिल रही है, ठीक है। ये एनपीएस था, कटौती होती रही, उसका कुछ सपोज करो 1 करोड़ फंड बन गया, 60 लाख इसने केस में ले लिया। अब 40 लाख इसका क्या हो गया, एन्युटी में जाएगा, एन्युटी से इसको पेंशन मिलेगी। सपोज करो 40 लाख के एन्युटी से इसको पेंशन बन रही है 30,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कह सकते हैं कि भाई ठीक है, मिनिमम हम है ना 35,000 रुपये पर मंथ तो तुमको देंगे। अगर तुम्हारा जो एन्युटी प्लान है इस मिनिमम से कम पड़ रहा है तो 5,000 रुपये फिर गवर्नमेंट देगी तुमको पेंशन। तो इससे क्या होगा, इससे जो ये शेयर मार्केट के अधीन जोखिम हो रहा है ना वो जोखिम खत्म हो जाएगी। भाई मिनिमम गवर्नमेंट ने दे दी गारंटी, भाई ठीक है मिनिमम हम इतना 1,000 रुपये महीना आपको पेंशन दिलाएंगे, चाहे आपकी जो पेंशन फंड है जो एन्युटी प्लान ले रहे हो वो कम पड़े चाहे ज़्यादा पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपको न्यूनतम इतनी सैलरी देंगे। सपोज को अगर इसी एन्युटी प्लान से 40,000 तनख्वाह मिलती होती महीने की पेंशन, तब तो फिर ठीक ही था, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मिनिमम से कम आपको वार्षिक पेंशन मिल रही है एन्युटी प्लान से, तब गवर्नमेंट गारंटी देगी और बाकी पैसा गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ भी ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसका भाई चलता रहे एनपीएस। और एनपीएस में क्या करो, गारंटी दे दो कि भाई इतनी पेंशन आपको मिलेगी, ताकि जो कर्मचारी को डर लग रहा है ना कि भविष्य में रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा, हमको पेंशन कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो डर खत्म हो जाएगा। एक गवर्नमेंट गारंटी दे देगी भाई इतना न्यूनतम पेंशन आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर आपका एन्युटी प्लान में कम होगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी हम अपनी जेब से मिलाएंगे। तो ये इसका ऐसा गवर्नमेंट मिनिमम गारंटी देने का प्रयास कर रही है। आने वाले टाइम में देखते हैं इसका क्या नया डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ये था पूरी एनपीएस वर्सेस ओपीएस की कहानी। आई होप आप सब लोग उसको समझ में आई होगी। तो जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।